मिरर की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी। कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, हमने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। और स्फेरिकल मिरर में दो तरीके का मैग्निफिकेशन है ना। स्फेरिकल मिरर में पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हमें 4 पॉइंट्स देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज। सबसे पहली पॉइंट क्या होगी बोलो बेटा, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज। ये कौन बताएगा, मिरर फॉर्मूला। फिर क्या पता चलेगा बताओ, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। ये दोनों चीजें हमें कहां से पता चलेगी, मैग्निफिकेशन से। फिर चौथी चीज क्या होगी बोलो, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा बोलो बेटा, कि अगर ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बन रहा है, या अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है। ये जो चीज बता रही है उसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा, ओरिएंटेशन। दिस इज नोन एज माय ओरिएंटेशन। अच्छा, ओरिएंटेशन को कैसे पता करेंगे बोलो बेटा, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल बात बताई थी। अगर लाइट कैसी आ रही है, कैसी लाइट आ रही है, डाइवर्जिंग। लाइट कैसी आ रही हो, डाइवर्जिंग। कैसा इमेज बनाएगा, रियल वर्चुअल दोनों बता रहे हो। अगर लाइट हो डाइवर्जिंग, लाइट अगर बाद में क्या कर रही हो, डाइवर्ज कर रही हो, इमेज कैसा बनेगा हमेशा, वर्चुअल। लाइट अगर कन्वर्ज कर रही हो, इमेज कैसा बनेगा, रियल। और लाइट जब भी वर्चुअल बनेगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की ओरिएंटेशन सेम होगी, और जब रियल इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज की ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगी। बोलो यस और नो, है ना। तो ये कहानी होगी यहां पर। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि मैग्निफिकेशन के लिए आप हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करो, v बाई यू। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस v बाई यू। बोलो बात समझ में आ रही है। या तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बेटा, v बाई यू, या फिर फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, माइनस v बाई यू। मैंने आपको बोला था आप इसको हमेशा प्रेफर करो, और साइन के लिए क्या चेक करो, नेचर ऑफ इमेज। बोलो बेटा, साइन के लिए क्या चेक करो, नेचर ऑफ इमेज, है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो कभी भी ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज यहां बनी है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव। यस और नो, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ही ऊपर है। और अगर ऐसा कोई केस आएगा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट और यहां इमेज की हाइट, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगी बोलो बेटा आपके पास, नेगेटिव। यस और नो। यहां तक हमने सारी बात डिस्कस कर ली थी। एक बार जल्दी से मुझे नोटबुक दिखा दो, लिंक नहीं कर पा रहा मैं ना, कुछ छूट ना जाए कंसेप्ट के लिए। ढंग से लिखा ही नहीं है। हाँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, और लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट है ये, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, हाँ, हाइट है ना, लेंथ कह लो हाइट कह लो एक ही बात होती है, के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हमने लेटरल मैग्निफिकेशन की बात कर ली थी। ये कौन सी मैग्निफिकेशन है बोलो बेटा, लेटरल मैग्निफिकेशन। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा हुआ था बोलो बेटा, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए कौन सी मैग्निफिकेशन यूज होती है बोलो बेटा, लेटरल मैग्निफिकेशन। कौन सी मैग्निफिकेशन यूज होती है इसके लिए बोलो बेटा, लेटरल मैग्निफिकेशन। वहां पे जो मैग्निफिकेशन यूज उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आओ आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की कहानी सिखाता हूं। ध्यान से देखना, यहां से कुछ बड़े अच्छे कंसेप्ट्स की डिस्कशन करूंगा, और फिर ये रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आज आप। तो नेक्स्ट इज आर
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होगा, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच ली, ये मेरे पास पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, कंसंट्रेट करो यहां पर। अभी आपने पीछे क्या देखा था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा हुआ था, परपेंडिकुलर। अब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, तब इसको हम क्या कह रहे हैं, बोलो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ना ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है। एक और चीज, ये कंडीशन हम तब के लिए डिस्कस कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होगी, मतलब यू अकेला यही कहला जाएगा यहां से यहां तक। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट का यू कुछ और होगा, इस पॉइंट का यू कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई है, मान लो इसकी विड्थ यहां से यहां तक एक्स वाई है, एंड दिस इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी बोलो बेटा, लेटरल बनेगी और पहले से बड़ी बनेगी। इतनी बात तो कंफर्म्ड है सबको, यस और नो? बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही हमने कैसा लिया हुआ है, बहुत ही छोटा लिया हुआ है। याद करो, तुमने रे डायग्राम की प्रैक्टिस की है ना, ये याद रखना, जो एज प्रिंसिपल एक्सिस के यहां नजदीक होगा वो एज यहां भी नजदीक होगा। या फिर तुम कह सकते हो ये एक रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और लेटरली कन्वर्टेड होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका वाई एक्स। ये समझ में आती है बात ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन नजदीक है, वाई, तो इमेज में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन नजदीक रहेगा, कौन सा पॉइंट, वाई। बात समझ? लेकिन ये भी याद रहे कि ये भी बहुत छोटा है, तो v की वैल्यू भी जो है वो बहुत बड़ी नहीं होगी, यही सेम रहेगी, है ना। इट इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स lying along the principal axis. ये ऑब्जेक्ट कैसे लाई कर रहा है बोलो बेटा, along the principal axis। फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर आगे की बात बताता हूं। फटाफट डायग्राम बनाओ। डन बेटा, ओके। अब इस मैग्निफिकेशन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और इसका फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब आपको पीछे पता था, पीछे बोलो बेटा, v बाय यू, बोलो या सब लो। ये मैं जिसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन।
और ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? लॉन्गिट्यूडनल। किसको कहते हैं? लेटरल, व्हेन इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल व्हेन इट इज केप्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है? जो मैग्निफिकेशन आपने पढ़ रखी थी उसका ये स्क्वायर, और यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, विड्थ ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन स्क्वायर इनटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें बहुत ध्यान से सीख लो बेटा। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा? मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा आपको उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट दिस रिलेशन। तो अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई रखा हुआ होगा तो उस केस में आप लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे सिंपल। वहां पे क्या था? देखो, हाइट, वहां क्या था? हाइट, यहां क्या है? विड्थ। ये विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड सेम गोज, दिस इज माय विड्थ ऑफ इमेज। एक विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक मेरे पास विड्थ ऑफ इमेज। फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अगर पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या करोगे वहां पर? आज इसको खत्म किया जाए, कल से रिफ्रैक्शन शुरू करूंगा। रब कर दूं? हो गया बेटा? हो गया बेटा? अब इसमें एक चीज याद रखो, अगर यहां पे कोई भी मेरे पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बोलो बेटा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर से ही बना देता हूं, ना रब करने से अच्छा है। Extended object is kept along the principal axis. यहां देखो क्या होगा। फिर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस। अब यहां पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसके U1 की भी अलग अलग वैल्यूज होगी। ये इसका U1 होगा और ये इसका क्या होगा? U2। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी बड़ी सी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। समझ आ रही है बात को? रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? सिमिलरली अगर ये XY होगा तो यहां पर फिर ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, YX। यस और नो? और यहां पर एक V नहीं होगा, एक यहां से यहां तक का क्या होगा? बोलो मेरे पास V1, और यहां से यहां तक का क्या होगा मेरे पास? बोलो V2। तो एक U1, एक U2, एक V1, एक V2। इस केस में तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप पहले यहां पे मिरर फॉर्मूला लगा के U1 के लिए करस्पॉन्डिंग V1 फाइंड करना पड़ेगा, और फिर U2 के लिए करस्पॉन्डिंग V2 फाइंड करना पड़ेगा, और फिर जाके उनको सब्ट्रैक्ट करके इनकी विड्थ आएगी। तो यहां पर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बेटा, फर्स्ट यू विल यूज द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ, यहां ध्यान से सुनो, लिखना बाद में। फर्स्ट यू विल फाइंड use the mirror formula to find the exact location of point x, कि x की इमेज कहां बन रही है। बात समझ में आ रही है? then you will use the mirror formula to find the exact location of y। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, you will get the width of x, then you will subtract the v1 v2, then you will get the width of image, है ना? u1 माइनस u2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो बेटा,
विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और, ये स्ट्रेट भी नहीं होगा, ये याद करो। जैसे जैसे कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास आते जाती है तो उसकी इमेज या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम आगे बढ़ोगे तो उसकी इमेज आगे बढ़ने पे छोटी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज क्या होगी? सेम साइज। व्हेन यू विल मूव और फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होगा? इंफिनिटी यार। फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। मतलब व्हेन यू विल मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस, इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी कि छोटी होती जाएगी? तो अगर ये y का यहां तक हाइट है, ये पॉइंट y है, तो ये पॉइंट y यहां तक बना है, इसके आगे जैसे बढ़ते जाओगे ये लेंथ बराबर रहेगी कि थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी? नहीं बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? रे डायग्राम प्रैक्टिस किया था? रे डायग्राम में सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रखा जाए, देखो तभी मैं कहता रे डायग्राम पहले दिन प्रैक्टिस कराई थी, तभी आप रिलेट कर पाओगे। कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाए तो क्या होगा? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखते हो तो इमेज कहां बनती है? If object is kept beyond C, the image will formed between F and C. छोटा कि बड़ा? छोटा। C पर ऑब्जेक्ट रखो, इमेज फॉर्म्ड एट C, सेम साइज। When you will move from C to F, the height of image will increase. तो देखो ना, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो जो C के बिल्कुल पास था, यहां C के बिल्कुल पास ऑलमोस्ट कैसा बना? सेम साइज का। लेकिन इसका अगले पार्ट का, अगर तुम ये पार्ट देखोगे इसका, तुम यहां चले गए तो इसकी इमेज यहां पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बोलो यस और नो? सिमिलरली जब तुम यहां चले गए तो ये और थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तुम यहां चले गए, ये और भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो एज यू विल मूव टुवर्ड्स फोकस, द हाइट ऑफ इमेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बस ठीक है। और यहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बोर्ड में डिस्कस नहीं है कंसेप्ट एनसीईआरटी वगैरह में, बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता होता है कि एक मोबाइल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ मोबाइल इज केप्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब उसकी जो इमेज बनेगी उसकी विड्थ कितनी होगी? बात समझ में आ रही है? अब अगर वो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होगा तो वहां पर आप पिछला रिलेशन डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हो। क्या था पिछला रिलेशन, बोलो बेटा? विड्थ ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू, और अगर v और u के टर्म्स में दिया है तो आप इसको v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इंटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। जनरली क्वेश्चन आपको देखने के लिए ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अगर कई बार बड़ा ऑब्जेक्ट बोला गया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? u1 के लिए अलग v1 फाइंड करना पड़ेगा, u2 के लिए अलग v2 फाइंड करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, फिर आगे चलते।
करूं आगे, लिखो वेरिएशन ऑफ कर्व्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, वेरिएशन ऑफ कर्व्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। कर दो ना, बता, लिख लो लिख लो लिख लो आराम। अब ना बेटा हम मिरर फॉर्मूला में u और v के कर्व को प्लॉट करेंगे फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स। लिख लो प्राची, आराम से लिख लो बेटा, हो जाए तो बता देना जल्दी से। हो गया, ये कर्व आप डायरेक्ट एज इट इज याद कर लेना विद साइन कन्वेंशन, अगर पलट के पूछेगा तो भी देखना, जनरली स्कूल एग्जाम में नहीं आता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में ही आ रहा होता है। वेरिएशन ऑफ कर्व्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन। ये ध्यान देना, ये u है, ये v है, ये बिल्कुल इससे पास करेगा। अब इसके ठीक पैरेलल हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और फिर जो दूसरा कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल दोनों ज्वाइंट होगा, यहां पर थोड़ा सा ये, तो ये है। फटाफट नोट डाउन करो। यह दोनों फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये याद रहे कि ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है जिसके इधर की चीज नेगेटिव और इधर की चीज पॉजिटिव ली हुई है, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर कनकेव मिरर को आप चेंज कर दोगे, ऐसा कनकेव मिरर बना लोगे, तो फिर ये कर्व नहीं बनेगा। सो इट इज वैलिड फॉर दिस ओनली, इस कनकेव मिरर के लिए ये इमेज वेरिएशन का कर्व है। बन गया। क्या बेटा, ये फोकल लेंथ है बेटा, माइनस एफ और माइनस एफ, और ये -2f एंड -2f, उनका फोकल लेंथ। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो कर्व एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं समझाता हूं, एक बार कर्व दोनों प्लॉट कर दो, एक्सप्लेन कर देता हूं।
हो गया, चलो आगे, जल्दी करो बेटा। हो गया बेटा। अब देखो कन्वेक्स मिरर में ये कर्व कुछ एफ कॉमा एफ, ये बनेगा कन्वेक्स मिरर के केस में। उसमें भी कन्वेक्स मिरर जब आपके पास ये हो, ठीक है बेटा, समझो इस बात को। यहां पे देखो सिंपल बात क्या है, फोकल लेंथ पे आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां मीट करता है, दोनों साइड इंफिनिटी पे। तो ये कनकेव मिरर के एक बार इस साइड का इमेज बन रहा है और एक साइड, ये वेरिएशन u और v का है। अब सोच के देखो कनकेव मिरर में क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा होता है इमेज बड़ी होती जाती है और दूर होता चला जाता है कि नहीं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो, ये कर्व आपको एज इट इज याद करना है, वैसे कभी आता नहीं पेपर में, मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो फोकल लेंथ पे ये कहां मिल रहा है, इंफिनिटी पर, और ये भी कहां जाके मिलेगा, इंफिनिटी पर। सेम गोज ये भी कहां मिलेगा, इंफिनिटी पर, और ये भी कहां जाके मिलेगा, इंफिनिटी पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ये कनकेव मिरर होगा तो ये वैलिड होगा, और ये कन्वेक्स मिरर होगा तो ये वैलिड होगा। अगर कोई कन्वेक्स मिरर ऐसा बना देगा तो ये ग्राफ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब फॉर दिस कनकेव मिरर, अगर आप कोई कनकेव मिरर ये दे दे, फॉर दिस कनकेव मिरर ये वाला ग्राफ हो जाएगा, एंड फॉर दिस कन्वेक्स मिरर ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के साइन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये कनकेव मिरर है तो ही ये ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, क्लियर है पूरी बात। चलो आओ इसको अब रब कर मैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। मैंने आपको प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की कहानी बताई थी, याद है कि प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इमेज भी क्या करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर मिरर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज 2v वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। अब आ जाओ हम कंडीशन डिस्कस करते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कर्व मिरर, है ना। तो
ऑब्जेक्ट वेलोसिटी and image velocity in spherical mirror. In spherical mirror. आ जाओ, कंसंट्रेट करो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी स्फेरिकल मिरर की बात अगर करें तो ये मान लो मेरे पास एक कनकेव मिरर है। ध्यान से पहले सीख लो बेटा, फिर लिखना। और मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से कुछ u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आ रही बात समझ? तो u के कुछ कंपोनेंट्स होंगे। ये u का कौन सा कंपोनेंट होगा? x कंपोनेंट। और ये u का कौन सा कंपोनेंट होगा? बोलो बेटा, y कंपोनेंट। यस और नो? तो अगर ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू जो y एक्सिस होगा वो होगा मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। विथ वेक्टर साइन लिखोगे तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव। या फिर आप मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हो? v/u। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कैसा हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा तो इसका इमेज भी जहां भी बन रहा होगा वो इमेज भी कैसे मूव करेगी? y एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट के इधर से बढ़ने से उसकी क्या बढ़ रही है? एक तरह से हाइट बढ़ती जा रही है। यस और नो? ऑब्जेक्ट अगर पहले इतना लंबा था और थोड़ा ऊपर चला गया तो ऑब्जेक्ट की क्या बढ़ गई? हाइट। तो हाइट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नॉर्मल लेटरल मैग्निफिकेशन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर एक्स एक्सिस की अलग बात करेंगे हम तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, अब ये कौन सा मैग्निफिकेशन होगा? बोलो बेटा, है ना? और इस केस में फॉर्मूला क्या होता था? एम स्क्वायर। तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो, एम स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। फटाफट नोट डाउन कर लो। मैं आपको साइन यूज करने के लिए वैसे भी एडवाइस नहीं करता हूं। अगर आपको ठीक कैसे बनेगी इमेज? देखो बेटा, अगर मान लो ये मेरे P और F के बीच में है तो देखो जरा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा तो इमेज यहां पर ऐसे जा रही होगी। बोलो यस और नो? और अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के क्लोज आ रहा होगा, मतलब फोकस से क्लोज आ रहा होगा, तो इमेज, ये इमेज की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इमेज इधर से दूर जा रही होगी। बोलो यस और नो? ये ऊपर जाएगा तो इमेज क्या बनता है? इन्वर्टेड। तो ये नीचे जा रहा होगा तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई। आई बात समझ की नहीं आई? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड थी। यस और नो? अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो इमेज ऐसे जा रहा होगा। दूसरे शब्दों में कंपोनेंट ब्रेक करके देखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आ रहा होगा तो इमेज फोकस से दूर जा रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बड़ा होता जाएगा तो इमेज नीचे की तरफ बड़ा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले सिखाया है, VIY इज इक्वल टू M टाइम्स UOY। और यहां पर चेक द नेचर ऑफ इमेज to find the sign of magnification. Nature of image to find the sign of magnification.
आपको क्या करना है, नेचर ऑफ इमेज पता करनी है साइन ऑफ मैग्निफिकेशन के लिए, है कि नहीं? फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नहीं समझ आई बात यार? बहुत डिटेल इन डेप्थ कंसेप्ट आपको दे रहा हूं मैं इन चीजों की। कल तुम लोग आए नहीं थे, अब तुम लोग हर, मैंने बताते रहा फिर से ना, जितनी इसकी डीपीपी क्लास में तो करोगे ही करोगे। कई बार जो आपके डीपीपी के डाउट्स रह जाते हैं ना, तो हम हर ट्यूसडे को इवनिंग 8:30 ऑनलाइन, मैंने बता दिया ना, कमिंग ट्यूसडे सबको आ जाना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और डीपीपी दे दूंगा। डीपीपी की डिस्कशन हर ट्यूसडे 8:30 को हम करेंगे ऑनलाइन, उसके अलग जूम आईडी पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है? अब क्या हो सकता है बोलो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मूव करने की जगह मिरर ही v वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता था बोलो, इधर 2v हो जाता था। यहां सीधे नहीं करना पड़ेगा। अगर f इज मूविंग, if mirror is moving, then write the relative velocity of object and image with respect to mirror. Relative velocity of object and image with respect to mirror. तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? फटाफट नोट डाउन करो। शोर कौन छोड़ दो, पेपर आ गया। पेपर मुश्किल बनाया मैंने, ऐसा सिस्टम ही बन गया। मैं तुमको बताऊं, मतलब मैं तुमको सच बताऊं, जो बाकी स्कूल जिनका मैंने नहीं भी बनाया, जो ये पेपर का फॉर्मेट जिनके स्कूल वाले भी फॉलो कर रहे हैं ना, 50% 1 मार्क वाला, यार पेपर इजी बन ही नहीं सकता उसमें। 1 मार्क के क्वेश्चन डालोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन तो होता ही कंसेप्चुअल है। अगर ईच एंड एवरी लाइन आपको क्लियर है, पूरी तरह से क्लैरिटी है, तभी आंसर लिख सकते हो आप। तो अब डीपीपी और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम करो। होगी इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इफ मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, इफ मल्टीपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, इसमें भी 2 कंडीशन बनती है, वो दोनों भी आपको सिखाता हूं। If multiple optical instruments are used, देखो बेटा ध्यान से देखना, मान लो तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है और उसी समय एक कन्वेक्स मिरर भी है। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन आपको एसएल में भी बहुत मिलेगा, तो ध्यान से देखना कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपको ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट पहले कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। यहां पे 2 कनकेव भी हो सकता है, 2 कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव और प्लेन भी हो सकता है। आपको एसएल में भी कनकेव और प्लेन और कनकेव और कन्वेक्स दोनों के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर ठीक से क्लियर होगा, तभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का कंसेप्ट क्लियर होगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आए, मैं तुमको बता रहा हूं 100%। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर को सीखो, क्योंकि मिरर पहले इजी होता है, मिरर की कॉम्बिनेशन सीखो। होगा क्या, देखो मान लो यहां से एक लाइट जाके ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, ये इसके फोकल लेंथ पे नहीं है, इसकी कोई भी पोजीशन है, तो ये लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां स्ट्राइक करके ये लाइट इधर चली जाएगी और ये पीछे की तरफ आके कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। ध्यान से देखना, ये मेरे लिए क्या है बोलो, U। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब यहां पे लाके इसने इसको कट किया, तो इसके लिए ये क्या बन गया मेरे पास, V।
बोलो बेटा। मान लो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो ये इसका पोल है और ये इसका पोलर। मैंने क्या आपको बताया है, ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा, इसका नाम मैं रख लेता हूं फर्स्ट और इसका रख लेता हूं सेकंड। कनकेव मिरर फर्स्ट के लिए ये किस तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। और ये किसकी इमेज बनेगी, कनकेव मिरर के लिए क्या बिहेव करेगा, इमेज की तरह। लेकिन यही कन्वेक्स के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। आ रही मेरी बात समझ, मतलब विच इज द इमेज फॉर द मिरर फर्स्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर सेकेंड। बस ये कंसेप्ट आपको सीखना है। अब देखो यहां तक v है और ये टोटल डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, d माइनस v। और ये क्या होगा मेरे पास, u डैश। व्हाट इज u डैश, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड मिरर, यस और नो। एंड दिस इज माय v डैश, दिस इज इमेज फॉर सेकंड मिरर। बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे किसके लिए, फर्स्ट मिरर के लिए, एंड यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। फिर अगर आपको डिस्टेंसेस गिवन है तो यहां से ये डिस्टेंस निकाल लोगे, यू विल गेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड मिरर एंड देन यू कैन फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर सेकंड मिरर। और आपको हमेशा हर केस में क्या लगाना है, साइन कन्वेंशन। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यहां मिरर फॉर्मूला एक बार यूज होगा, दो बार यूज होगा, यहां मिरर फॉर्मूला एक बार यूज होगा, दो बार यूज होगा, दो बार। पहली बार मिरर फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, फर्स्ट मिरर के लिए, और उससे क्या मिलेगा, फर्स्ट मिरर की इमेज। फर्स्ट मिरर की इमेज सेकंड मिरर के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, और दूसरी बार मिरर के आप सेकंड मिरर का क्या फाइंड करोगे, इमेज। और हर बार आपने साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करना है। और साइन कन्वेंशन क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑपोजिट इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो आप इसको प्रॉपर्ली यूज करके सॉल्व कर सकते हो। पहले ये लिखो, इसके अंदर भी एक नई चीज सिखाता हूं जो वो किसी बुक में नहीं मिलेगी, और आप सोचोगे सर ये भी बात हो सकती है। फटाफट लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं वो कंसेप्ट। नहीं चल रही, अच्छा मेरी इज्जत बचा रहा था, ये नहीं बता रहा था कि इंटरनेट पैक एक्सपायर हो गया। नहीं समझ में नहीं बात। पर अब अक्षर कहां रह गया, तुम लोग सब बहुत घर पे रहते हो यार। पर अब फिर फाइनल कर लिया कनाडा, तुमने श्योर क्या फाइनल किया, अभी प्लस टू के बाद क्या प्लान, क्या सोच रहा हो, ये क्या होता है, अच्छा तो वो यहां करोगे बाहर जाके, फिर भी क्या मतलब, क्या प्लान्स क्या है, हाँ। यहां रह जाओ तो फिर फायदा नहीं है, तो फिर उसकी तो पूरी वैल्यू होगी, फिर क्या जरूरत है बाहर जाने की। डैड क्या चाहता, नहीं फिजियोथेरेपिस्ट के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अभी मेरे बहुत क्लोज में है कोई, उसकी बच्ची भी फिजियोथेरेपिस्ट कर रही है, अभी वो रिसेंटली गई है, सीएमसी से कर रही है। सीएमसी अच्छा कॉलेज है, तो तुम सीएमसी से भी कर सकते हो, डीएमसी से भी कर सकते हो। एक्सपोजर यहाँ बहुत मिलता है उस चीज का। अच्छा क्या फर्क है,
सुनो मेरी बात, यहां पे एक चीज आप नोटिस करो, जो मिरर 1 है और जो मिरर 2 है, उन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन पे लाई कर रहा है, यस और नो? तो ये केस कैसा हो गया? व्हेन सेम प्रिंसिपल एक्सिस फॉर बोथ द मिरर्स। आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन एसएल में भी बहुत सारे मिलेंगे, पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, पूरी बात समझना जरा, ध्यान से पहले देखना, लिखना बाद में, मैं नहीं रब कर रहा हूं, लिखो जरा। अगर मैं इस वाले मिरर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहां होता है यार? प्रिंसिपल एक्सिस तो इसके कर्वेचर के सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको कहते होते हैं। अगर मैं इस मिरर को ही थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं हो जाएगा? सोच के देखो भाई, ये क्या है? एक तरह का कनकेव मिरर, और ये एक तरह क्या है? कन्वेक्स मिरर। ये सब लो, अगर मैंने इधर पॉलिश कर दिया, इसको मैं ऐसे रखूं तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां से क्रॉस कर रही होगी, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहां से क्रॉस कर रही होगी? उसके ऊपर से क्रॉस कर रही होगी, है ना? तो ये हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज शिफ्टेड। नाउ सी, उस कंडीशन में क्या होगा? एक मेरे पास पहला मिरर है और जो मेरा कन्वेक्स मिरर है उसको मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, और जो मैं यहां ब्लैक से बना रहा हूं ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सिचुएशन समझ में आया कि नहीं आया? और सॉल्व करना बहुत ही आसान है, समझना जरा। तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फर्स्ट मिरर, और ये क्या है बोलो बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सेकंड मिरर। और मान लो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस? h। अब ध्यान देना, मैं इसका रे डायग्राम आपके लिए प्लॉट करता हूं फिर से। ये रखा है ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट ऐसे स्ट्राइक की, यहां से वापस ऐसे आई, ये इसके लिए इमेज बन गया, ये आके ऐसे स्ट्राइक की, फिर ऐसे वापस चली गई, और इसका इमेज आकर यहां पर, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो वहां है ना। बोलो यस और नो? अब आपको कह सकता है कि इस इमेज की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करो। हाँ जी, ये फर्स्ट के प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो है, तो फर्स्ट पे ही इमेज बनी है, कहां बनी है? ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? u, और ये क्या हो गया मेरे पास? बोलो बेटा v। यस और नो? फिर वही पुरानी बात, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? d। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो मेरे पास? d माइनस v। किसके बराबर होगा बोलो? u डैश के बराबर। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? v डैश। सो इसके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आप जो इसमें v डैश की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर सारे पैरामीटर सेम रहेगा तो यहां भी v डैश की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो फिर चेंज कुछ आएगा कि नहीं आएगा? यस, एक चेंज आएगा, ध्यान देना। अब यहां पे ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज था, इमेज भी पॉइंट साइज था, फाइनल इमेज भी पॉइंट साइज था, लेकिन इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना। तो देखो इसकी कुछ ना, ये क्या होगी मेरे पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इसकी पहले से भी हाइट होगी तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। एक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वाई में हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, और सिमिलरली यहां पर इसकी, यहां पे मान लेते हैं ये हाइट ऑफ इमेज आ जाए। क्या पूरी बात क्लियर है? नोट डाउन करो फटाफट। देयर विल बी नो चेंज इन x coordinate, but there will be change in only y coordinate.
साक्षी रे ऑप्टिक्स आ रहा है बेटा आपको? नहीं आ रहा ना? इसको बस क्लास लगाओ और जैसे भी मैं खत्म करता हूं अपना पिछला चैप्टर रिवाइज करना शुरू, ठीक है? फाइनल देखो, हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अगर आपसे पूछेगा हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, तो हाइट ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? मैग्निफिकेशन इनटू मुश्किल सॉल्व। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो एच आई की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू, इसके लिए v क्या है? v डैश, और इसके लिए कितना होगा? h नॉट, और h नॉट किसके बराबर होगा? h के बराबर हो, है ना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस और नो? छोटी, ये इसके बराबर ही रहेगा ना? एक लास्ट टॉपिक और आपको बता देता हूं, बस ये खत्म है सारा। आगे चलूं? आपको लेंसेज में ऐसा केस दिखेगा, एक लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ी दूर पर दूसरा लेंस रख देता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है वहां ये चीजों को सॉल्व करना। हो गया बेटा, क्लियर है? आ जाओ लास्ट टॉपिक देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कल शुरू करूंगा रिफ्रैक्शन। इमेजेस फॉर्म्ड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन कई बारी बाद में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां यूज हो रहा है। ये देखो कैसा होगा, मान लो ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और कहीं दूर में इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे सन था। ये किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए हो सकता है बेटा, अभी मैं सन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा मैं वो कंडीशन भी आपको बता दूंगा। जो भी पार्ट किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का, सेलेस्टियल बॉडी समझते हो ना जो आसमान में बॉडीज है, अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो भी पार्ट मुझे दिख रहा होता है उसको हम कहते हैं सोलर डिस्क। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? सोलर डिस्क, या उसी का डिस्क। अगर ये मून होता तो क्या कहते हैं उसको, बोले बेटा? अगर वो मून होता तो क्या कहते हैं? मून डिस्क। जुपिटर होता तो क्या कहते हैं? जुपिटर डिस्क। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होता है, अगर यहां से कोई भी लाइट आके ऐसे हिट करेगी
तो जिस एंगल पे वो आ रही है वो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो ये ऐसे आने वाली लाइट ऐसे चली जाएगी और ऐसे आने वाली लाइट ऐसे चली जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप क्या देखोगे कि ठीक इसके फोकल लेंथ पर यहां पर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ये तो हमें पता ही है यार, रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी फॉर्म्स एन इमेज एट इट्स फोकस। तो ये फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो बोलोगे इतनी बात तो अपने को पता थी सर, आप इसमें बता क्या रहे हो? इसमें मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस इमेज की लेंथ कितनी होगी। Say this is di, this is the diameter of this image, and let it is making an angle theta over here. बात समझ में आ रही है? It is making an angle theta over here. तो थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला सीखा है बोलो हमने? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बोलो बेटा? फोकल लेंथ विल बिहेव लाइक अ रेडियस। तो लेंथ आर्क डी एफ थीटा, एफ थीटा। याद रखना, अगर ये पूछेगा कि मान लो एक सन है और उसने किसी कनकेव मिरर पे 30 डिग्री का एंगल बनाया है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो उसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी? तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप इमेज की लोकेशन भी बता सकते हैं। एक चीज और छोटा सा देख लो इसी के अंदर कि अगर मान लो सन उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा होगा तो भी ये चीज वैलिड होगी। ये मान लो कोई भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और इससे फिर एक लाइट आएगी और ऐसे चली जाएगी, और ये लाइट आएगी और ऐसे चली जाएगी, और ये इसकी इमेज यहां पर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो और इस केस में भी अगर ये डी आई है तो यहां भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, डी आई इज इक्वल टू एफ थीटा। तो चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा हो या नहीं लाई कर रहा हो। दिस इज अगेन माय सोलर डिस्क। ठीक है, इन पे क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा आ रहा होता है। तो ये हमने सारी डिस्कस कर ली है रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स की कोई भी डिस्कशन पेंडिंग नहीं है हमारे पास। मैंने रे ऑप्टिक्स में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स को भी आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका रे ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम अगली क्लास में, कल की क्लास स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप ये रख लो, जिनको रे ऑप्टिक्स नहीं आ रहा है वो